नमस्ते दोस्तों, हिंदी की मनोहर और क्लासिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए मशहूर कथाकारा मेहरुन्निसा परवेज जी की लिखी हुई कहानी सजा। तो शुरू करें कहानी सजा। उमा आई है। किसी ने ये 3 शब्द उस शोक सभा में ऐसे परोसे मानो वहां लोग मौत में इकट्ठे नहीं हुए हैं, बल्कि वहां कोई पंचायत बैठी है और ऐलान किया जा रहा हो कि मुलजिम हाजिर है। सभी बैठे लोग जो नीचे मुंह किए बैठे थे, सबने चौंक कर अपने सर ऊपर किए और सबकी दृष्टि बोलने वाली की मुंह पर टिक गई थी। बोलने वाली कमला मौसी ने दन्न से जैसे 3 शब्दों के गोले दागे थे और अब वो भेद भरी मुस्कान के साथ खड़ी थीं। वो ठीक अम्मा के पीछे दीवार से टिकी बैठी थी। अम्मा ने उसका टेका ले रखा था। अम्मा को वो अपना टेका देकर अब वो महसूस कर रही थी कि अम्मा को ऐसे दुख में वो सहारा दिए है। अम्मा का बूढ़ा शरीर भी जैसे उससे सहारा मांग रहा था। उमा के आने के समाचार ने शिथिल वातावरण में सरगर्मी ला दी थी और अब सारे लोग सतर्क तथा उत्सुकता से बाहर के दरवाजे की तरफ देखने लगे थे। उमा का समाचार सुन उससे ज्यादा देर बैठा नहीं गया। वो झट से दीवार का सहारा छोड़कर खड़ी हो गई। अम्मा जो उससे टिकी बैठी थी, अब खुद सचेत होकर बैठ गई थी। किसके चेहरे पर क्या भाव आए वो हड़बड़ी में देख नहीं पाई, पर जाते जाते उसने अम्मा के दुखी चेहरे पर गुस्से के भाव पढ़ लिए थे। कहाँ जा रही है? अम्मा ने पूछा। वो समझ चुकी थीं कि वो उमा का समाचार पाकर उठकर जा रही है। अम्मा जरा बाथरूम जाना था, कहते हुए वो अम्मा की अवहेलना कर पीछे की तरफ निकल गई। पीछे से अमरूद के पेड़ के नीचे से होती हुई वो सामने आ गई। उमा बाहर बगीचे में रखी कुर्सी पर गुमसुम अटैची लिए बैठी थी। उसके साथ एक पुरुष भी सहमा सा भयभीत आंखों से सामने की सड़क पर देखता बैठा था। उमा के साथ वाले व्यक्ति का उसने मुस्कुरा के स्वागत किया। वो समझ गई कि वो व्यक्ति और कोई नहीं, उमा का पति दिनेश है। उसे देखते ही दोनों उठ गए। कैसी है रे? उसने बरसों बाद उमा की पीठ पर हाथ रखा तो उसे लगा जैसे सुकोमल उमा की पीठ अब खुरदुरी सी हो गई है। उसे देखते ही उमा की आंखें डबडबा उठीं। बरसों बाद मिलने का वो क्षण था जो हरेक के मन को रुला देता है। दीदी, ये मेरे पति दिनेश हैं। उमा रोते हुए उससे लिपट कर बोली। उसने ध्यान से उमा को देखा। उमा की मांग के दोनों तरफ से उड़ते कई कई बाल सफ़ेद हो गए थे। आंखों के नीचे बड़ा सा कालापन उसकी बीमार और कमज़ोर काया का परिचय दे रहा था। उसने हैरानी से एकदम से बुढ़ाती उमा को देखा। दीदी, बाबूजी के देहांत की खबर मुझे तीसरे दिन लगी तो मैं अपने को रोक नहीं पाई और चली आई। उमा रोते हुए बता रही थी। ठीक है रे, तू कैसे नहीं आती? तू तो उनकी लाडली थी। चल पहले थोड़ा हाथ मुंह धो लेना, फिर अम्मा से मिलना। कहकर वो दोनों को बगल वाले घर में ले आई जो मेहमानों के लिए खाली करवाया गया था। उमा मेहमान नहीं थी, पर उमा को एकदम से आते ही उत्तेजित वातावरण में ढकेला भी तो नहीं जा सकता था। दीदी, बरसों बाद मायके से 2 लाइनों की पाती भी आई तो काले अक्षरों वाली, शोक संदेश वाली। वो भी जाने कैसे किसी ने भेज दी थी। उमा कहते रो रही थी और उसने अपना सर झुका लिया था। फोन करने का मुझे ध्यान था रे उमा, पर हड़बड़ी में किसी को ध्यान नहीं रहा। उसने अपनी सफाई देते हुए कहा। सब कुछ अचानक हुआ था और सब अचानक करना पड़ा था ना। उसने अपनी सफाई देते हुए ये बात कही तो लोहे के पलंग पर बैठती उमा ने उसे इस तरह देखा जैसे कह रही हो, बाप के मरने का समाचार पाने की भी हकदार नहीं रही। जीते जी इतना वंचित कर दिया तुम लोगों ने। उसकी चुप आंखें ढेर सारे प्रश्नों के साथ उस पर टिकी थीं। अम्मा से मिलना है दीदी। चाय की प्याली के लिए उमा मना करते हुए बोली। उसकी छटपटाहट को वो देख समझ रही थी। जितनी वो बाहर से व्याकुल दिख रही थी, उससे कई गुना वो भीतर से बेचैन थी। उसकी सारी उथल पुथल से अनभिज्ञ दिनेश लगातार चुप बैठा जल्दी जल्दी चाय पी रहा था। कभी वो उसे कभी उमा को देख लेता था। दिनेश की आंखों में भय तथा लाचारी थी। यहाँ से चले जाने की उतावली भी थी। उसे बार बार ये भय सता रहा था कि जाने उसके साथ क्या व्यवहार हो।
ससुराल में पहली बार आए दामाद की आंखों में चंचलता और प्रसन्नता होती है, पर उसकी आंखों में भय समाया था, जैसे किसी कसाई बाड़े का बकरा हो। चाय ले ले उमा, फिर अम्मा के पास चलते हैं, उसने उमा को समझाया। उसे लगा चाय पीकर थोड़ा वो स्वस्थ हो जाएगी। वो अम्मा से मिलने का क्षण जितना हो टालना चाह रही थी। चाय पीकर उमा उसे खाली खाली आंखों से देखने लगी। उसे भी लगा उमा को इस तरह ज़्यादा देर टालना ठीक नहीं होगा। चल रे, अम्मा से मिल लेते हैं, उसने अचानक कहा तो दोनों एकदम से खड़े हो गए। उमा तो देर से इसी क्षण के लिए जैसे आतुर सी थी। दिनेश को साथ ले जाना ठीक होगा या नहीं, वो सोचती रही, पर जैसे दिनेश तो उमा का आंचल छोड़ना ही नहीं चाहता था। तब उसे ऐसा लगा जैसे नए घर में किसी के घर मेहमानी पर बच्चे जब माँ के पास मंडराते रहते हैं। घर मेहमानों से भरा था, सभी लोग भरे थे। अम्मा की तरफ से, बाबूजी की तरफ से और भी सारे खानदान के लोग थे। बस एक उमा नहीं थी, और किसी ने उमा की गैरहाजिरी को महसूसा भी तो नहीं था। वो तो जाने कैसे उसने शोक पत्र उमा के नाम भी पोस्ट कर दिया था चुपचाप। कोने की दीवार से टिकी एक तरफ अम्मा चुप बैठी थीं। उसने कमरे तक उमा को लाकर छोड़ दिया और दरवाजे की आड़ से चली गई। अब आगे की भूमिका खुद उमा को निभानी थी। पहले तो उमा अकेले होकर घबराई, पर फिर तुरंत संभली। भीड़ को एक तरफ हटाती वो अम्मा के सामने जाकर बैठ गई। अम्मा पहले तो हक्की बक्की सी सिकुड़ कर रह गईं, फिर उन्होंने उमा को एक नज़र देखा। उमा के आंसू धार धार बह रहे थे। चाहे कितना हो, अम्मा का कलेजा आखिर माँ का कलेजा था। उनकी ममता उमड़ी और वे उमा से बोली, बाप के मरने पर आई मोड़ी। अम्मा का इतना कहना था कि उमा के बेजान शरीर में प्राण आ गए और वो लपक कर अम्मा से कटे वृक्ष की तरह लिपट गई और उनकी गोद में पछाड़ खा खा कर रोने लगी। लगा जैसे उसने इतने बरसों में आंसुओं की गठरी बांध कर रख रखी थी और आज जैसे सारे बांध टूट गए थे। सैलाब उमड़ आया था, बांध के सारे द्वार खुल गए थे। उमा का वो दर्दनाक कलेजा फाड़ रोना सड़क तक सुनाई दे रहा था। सारे लोग हिल गए थे, सारे घर पर भूकंप आ गया था। हर कोने कोने में बैठा व्यक्ति सिमट आया था। भीड़ सी लग गई थी। अड़ोस पड़ोस की औरतें भी हड़बड़ाकर आगे पीछे खड़ी हो गई थीं और किसी किसी से पूछ रही थीं, क्या उमा आई है? उमा ने अपने आने की जैसे खुद ही मुनादी कर दी थी। उमा पछाड़ खा खा कर तड़प तड़प कर रो रही थी। उसे अपनी साड़ी कपड़ों तक की सुध नहीं थी। वो नीम पागलपन की अवस्था में चली गई थी। दिनेश हक्का बक्का अपराधी की तरह दरवाजे के कोने से चिपका घबराया सा उमा को रोता देख रहा था। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे उसने उस दृश्य की कल्पना नहीं की थी। उमा भीतर से इतनी भरी है, उसने नहीं सोचा था। उमा तो जैसे माँ की दहलीज पर बूंद बूंद बरस जाना चाहती थी। उमा के रोने ने सबको अपना रोना भुला दिया। जो पहाड़ बीच में आड़े था वो भरभरा कर ढह गया था। उमा के अपराध की अपने आप जैसे माफ़ी हो गई थी। सब उसे समझाने बटोरने में लग गए थे। अम्मा खुद उमा की पीठ पर लोट कर रो रही थी। सारी जमा गंदगी, कूड़ा करकट जो संबंधों के बीच आ गया था, सब बह गया। उमा जब रोते रोते थक गई और लगभग बेहोश सी हो गई, तब उसने जल्दी से बढ़कर उमा को लिटाया। उसके बिखरे बालों को लपेटकर हाथ में पानी लेकर उसके मुंह को धुलाया, मुंह को पोंछा। बेहोशी में भी रह रहकर वो रो उठती, फिर बेहोश हो जाती थी। भीड़ कम करो, तनिक हवा आने दो, लड़की हलकान हो उठी है, कहते मौसी उसे हाथ का पंखा करने लगी। बिजली का पंखा चल रहा था, पर इतनी भीड़ में उसका कोई असर नहीं हो रहा था। उमा पसीना पसीना हो रही थी। दिनेश भयभीत, एकदम अपरिचित सा मुंह बाए उमा को निहार रहा था। उमा इतने भयानक ढंग से टूटकर बिखरेगी, इसकी उसने कल्पना नहीं की थी। अम्मा, ये दिनेश है। उसने दिनेश का परिचय अम्मा से कराया। दिनेश हाथ जोड़कर अपराधी की सी मुद्रा में खड़ा हो गया था। अम्मा दिनेश को थोड़ी देर ताकती रहीं, शून्य आंखों से, पर मुंह से कुछ नहीं बोली। उसने दिनेश को बाहर वाले कमरे में बैठाया, जो बाबूजी का था। अम्मा के मौन ने जैसे स्वीकृति दे दी थी उनके आदर के लिए। बाबूजी के कमरे में सहमा सा दिनेश सोफे पर बैठा बाबूजी के लगे चित्रों को देख रहा था। बाबूजी नहीं थे,
पर उनके कमरे में उनके होने का आभास अभी भी पूरी तरह जीवित था। लगता था बाबूजी कहीं यूं ही चौराहे तक टहलने निकल गए हैं। बाबूजी को इस दुनिया से गए पूरे 8 दिन हो गए थे, पर अभी तक ये विश्वास ही नहीं होता था कि बाबूजी नहीं रहे। लगता था उस अर्थी, उस जलती चिता पर सोए चुप से पड़े बाबूजी नहीं कोई और था, किसी दूसरे का सारा क्रियाकर्म था। बाबूजी तो बस रोज की तरह टहल कर आ जाएंगे, जूते उतार कर चश्मा लगाकर मसनद पर बैठकर कोई किताब पढ़ने लगेंगे और फिर बीच में सिर उठाकर कहेंगे कि क्या शोर मचा रखा है। कभी कभी कितना अविश्वसनीय सा घट जाता है ना। बाबूजी वीर सिपाही थे जिन्होंने कभी अपने हथियार नहीं रखे थे। सारी उम्र वे एक योद्धा की तरह मुस्तैद और सतर्क रहे। रिटायर होने के बाद भी उसी तरह चुपचाप 10:30 बजे तैयार होना, चुपचाप खाकर ठीक दफ्तर के समय घर से निकलना, फिर सारा दिन इसके उसके घर दुकान पर बैठकर ठीक 5 बजते ही घड़ी की सुई के साथ घर लौटना, ये उनकी आदत में शामिल हो गया था। बाबूजी के इस रोजाना के कार्यक्रम से सबको आपत्ति थी, पर किसी में साहस नहीं था उन्हें टोकने का, इसलिए सब काम पहले की तरह ही होता था। 9:30 बजे पर कोई बाथरूम में नहीं घुसता था, क्योंकि बाबूजी को जाना होता था। 10 बजे बाबूजी की थाली ढककर उनके कमरे में रख दी जाती थी। ठीक 10:30 बजे वे पहले की तरह सजे धजे घर से निकल पड़ते। जब शाम को घर लौटते तो जाने क्यों वे खोए खोए से रहते, थके थके से लगते। काफ़ी देर आकर अपने कमरे में चुप से कुर्सी पर बैठे रहते। काफ़ी देर तक कोई भी उनके कमरे में जाने का साहस नहीं करता। फिर अम्मा हाथ में चाय का प्याला लेकर कमरे में देने जाती थीं। तब वे चौंक कर सतर्क होते और फिर अपने को ढकने लगते, बातचीत करने लगते। पर उनकी गतिविधियों पर तो सभी की नज़र रहती थी, पर सब अनजान बने रहते। इधर काफ़ी दिनों से बाबूजी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। डॉक्टर चाचा, जो बाबूजी के बचपन के सहपाठी थे और वे ही सारी उम्र बाबूजी की देखभाल करते थे, बस केवल उन्हीं का कहा वो मानते थे, वरना बाबूजी किसी की नहीं सुनते थे। चोरी छुपे अब वे घुमा फिरा कर कहने लगे थे, भाभी इन्हें बाहर जाने से रोको, दिन में घर में आराम किया करें। किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि उनके टाइम टेबल में जरा भी कोताही करे। एक दिन दाल नहीं बन पाई या अम्मा ने जानबूझकर देर कर दी तो बिना खाए पिए चले गए। एक दिन खुद जब अम्मा ने डॉक्टर चाचा से कहा कि आप खुद इन्हें बाहर न भटकने और घर में आराम करने की कहो, तो डॉक्टर चाचा अकबका कर कन्नी काट गए। सब जानते थे बाबूजी को रोकना या टोकना एक बड़े काल को, विपत्ति को न्योता देना था। जिस व्यक्ति ने पूरे 40 बरस नौकरी की हो, पानी, आंधी, बीमारी, मौत में भी एक दिन की छुट्टी नहीं ली, घर में नहीं रुका, उस व्यक्ति को इतने बरस बाद रोकना यानी समय को रोकना था। बाबूजी को घर परिवार, मोहल्ले, नातेदार, दोस्तों ने सबने घड़ी की सुई की तरह चलते देखा था, रुकते नहीं देखा था। उनका रुकना तो घड़ी की बैटरी खत्म होना था। बाबूजी जेब वाली घड़ी रखते थे जो कभी बंद नहीं हुई। मरने के बाद भी जब उनकी धड़कन बंद हो गई तब उनके जेब की टिक टिक कई बार भ्रम में डाल देती थी। उनके बगल वाला छात्र हमेशा उनका सहपाठी रहा। सर्दी, गर्मी, बरसात हमेशा साथ रहता, कभी कहीं नहीं छूटा, ना ही कभी चोरी हुआ। समय के पाबंद बाबूजी को किसी ने बिस्तर पर पड़े नहीं देखा, रुकते नहीं देखा। चलते तो इतना तेज कि कोई उनके साथ चल नहीं पाता। अम्मा कभी साथ होती तो अम्मा और बाबूजी में आधा फरलांग का फासला होता, कभी तो इससे भी ज़्यादा। अम्मा नाटे कद की, भारी शरीर की थीं, चलती तो बहुत ही धीरे, चींटी की चाल की तरह। वो या और भाई बहन कोई भी बाबूजी के साथ नहीं चल पाता, सबको दौड़ लगानी पड़ती। उसे बचपन से हमेशा हैरानी होती कि बाबूजी इतना तेज कैसे चल लेते हैं। अम्मा कभी बाबूजी के साथ जाती तो बाबूजी 15 मिनट में घर पहुंच जाते और किसी को चौगड्डे तक दौड़ाते अम्मा को देखने के लिए। अम्मा हाफती सी घिसटती आती। घर आकर इन्हें तुरंत पानी का गिलास चाहिए होता, इसलिए कोई ना कोई लिए तैयार रहता। पानी को गले के नीचे उतार कर वे बड़बड़ाती कि कोई ऐसा भी चलता है कि पीछे वाले की जान निकल जाए। अम्मा की घुड़की को बाबूजी हंसकर झेलते और काले चश्मे के ऊपर से शरारत से उन्हें देखते मुस्कुराते। क्या बढ़िया जोड़ी है। अरे अब तुम्हें भगवान ने पॉकेट एडिशन बनाया तो क्या करें, कितना धीरे चलें। धीरे ही तो चले। धीरे चलते चलते तो ससुरे पैर पिरा गए।
इंसान को कड़क सिपाही की तरह रहना चाहिए। क्या कीड़े घाई साला रेंगते चलो। बनाओ बिटिया चाय, तुम्हारी अम्मा थक गई हैं। बाबूजी जिस दिन हंसी मजाक करते, सारे घर पर जैसे रौनक सी बनी रहती। शादी ब्याह के घर जैसा उत्साह बना रहता। और जब नाराज होते तो लगता धरती में भूकंप आ गया है। लोटा गिलास से लेकर घर का हर सामान सदस्य तक लड़खड़ाने लगता। जब मस्त मूड में रहते तो बड़ी से बड़ी गलती के लिए कुछ नहीं कहते, पर जब नाराज रहते तो छोटे से छोटे अपराध को भी क्षमा नहीं करते। उनके मिजाज के रुख को देखकर, यानी हवा किस तरफ की है, तभी कोई कोई बात रखी जाती। दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया प्रगति कर रही है, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं रहता। उनका अपना घर, वही पुराना सामान, जीने का अपना तरीका और मिलने वाले भी वही लोग, सब जैसे बंधे बंधाए थे। बाबूजी घर में नहीं हैं और उन्हें बुलाना है तो घड़ी देखकर अंदाज़ा लगाया जाता कि अभी इस समय कहाँ होंगे, या फलां के घर या दुकान पर, और वे वहीं मिलते भी थे। रात कभी देर हो जाती तो अम्मा भैया को साइकिल पर डॉक्टर चाचा के घर दौड़ाती तो वे वहाँ आराम से कोई इंजेक्शन लगवाते मिलते। छोटी मोटी दवा पर तो जैसे उन्हें कोई विश्वास ही नहीं होता था, सर से निकल जाती। उन्हें तो बस इंजेक्शन पसंद था। घबराहट हो रही है तो इंजेक्शन, कमजोरी आ रही है तो इंजेक्शन। अक्सर वे डॉक्टर चाचा से मजाक करते, ससुरी पहाड़ जैसे शरीर में भला छोटी मोटी गोली क्या काम करेगी। भगवान के दिए 5 भाई बहन थे। जब सब छोटे थे तो ठीक ठाक थोड़े में गुजर हो जाती थी। जब लड़कियों ने बगल से सर निकालना शुरू किया तब बाबूजी के माथे पर चिंता उभर आई। 3 लड़कियों को निपटाना कोई दिल लगी नहीं थी। उसका अपना ब्याह तो देखते देखते हो गया, क्योंकि बाबूजी के दोस्त ने अपनी बहू बनाने की पहल कर दी थी। पहली बिटिया का ब्याह तो ओने कोने झाड़ने से भी हो जाता है। नातेदार भी देने दिलाने में अपना रोल अदा कर देते हैं। बाबूजी को पता भी नहीं चला और ब्याह हो गया। कर्जा भी लेना नहीं पड़ा। अम्मा के गहने थोड़े बहुत जमा पूंजी और गांव की खेती की फसल से ही ब्याह निपट गया। दूसरी उमा के समय तो जैसे सबकी आंखें बाहर निकल आईं। जमाना भी आगे सरक गया था। इस बार बाहर के रिश्ते आते और उनकी बेशर्मी से मांगी रकम सुनकर सब दंग थे। पहले तो एमए करने के बाद बाबूजी ने उमा को 2 बरस ब्याह के लिए रोक रखा, पर जब कहीं जुगाड़ नहीं जमा तो बहुत ना नुकुर के बाद नौकरी की इजाज़त दे दी गई। उमा ने भी रो रो कर नौकरी के लिए हामी भरवा ली थी। उमा को बैंक की नौकरी से पूरे 3,000 नकद जो हाथ में आते, उसने सबके मुंह बंद करवा दिए थे। 3,000 का आकर्षण बहुत बड़ा था। जब उमा पहली तारीख को पूरे 3,000 बाबूजी के हाथ में लाकर रखती तो बाबूजी और अम्मा के चेहरे चमक उठते थे। बरसों के पुराने घिसे पिटे सामान से मुक्ति मिली थी। पुराना सोफ़ा बेचकर नया आ गया था। घर में गोदरेज की अलमारी तथा फ्रिज जो सपना थे, वो भी उमा ने बैंक से लोन लेकर खरीद लिए थे। अम्मा के पास अच्छी ढंग की साड़ियाँ आ गई थीं। घर की दशा में सुधार आ गया है, ये कोई आँख का अंधा भी भांप सकता था। लोगों को ये परिवर्तन स्पष्ट दिखता था। मोहल्ले में दबी जबान से चर्चा करते, देखो फलां की बेटी बेटे से बढ़कर गुणी निकली, कैसे बेटे के बराबर कमाकर बाप को दे रही है। उमा सारे मोहल्ले में उदाहरण बन गई थी। अम्मा तथा बाबूजी बहुत प्रसन्न रहने लगे थे कि उनके भी दिन फिर गए। उनकी कोख से ऐसी सुघड़ कन्या ने जन्म लिया। उमा के ब्याह की चर्चा जो नौकरी के पहले घर मोहल्ले रिश्तों में चलती थी, वो अकस्मात बंद हो गई थी। इस प्रकरण के बस्ते को ही जैसे बंद कर दिया गया था। अब इस विषय पर कोई चर्चा नहीं होती, कोई टिप्पणी नहीं करता था। पहले तो बिस्तर से उठते ही अम्मा उमा के ब्याह की चर्चा का विषय खोलकर बैठ जाती और फिर रात तक एक विषय के कारण गड़मी रहती। हर लड़के की खोज खबर अम्मा रखती थी। उमा अपने कमरे में अपराधी की तरह सिकुड़ी बैठी रहती थी, पर अब इन बातों को सब लोग भूल गए थे। इस विषय पर चर्चा ही नहीं होनी है, ये बात सब मान चुके थे। सबने सर्वसम्मति से जैसे ये प्रस्ताव पास कर दिया कि इस प्रकरण पर चर्चा न हो। उमा भी दबे घुटे वातावरण से निकलकर खुलकर सांस लेने लगी थी। जब उमा ने पहली बार स्कूटर लिया तब तो जैसे सारे मोहल्ले की औरतों ने भगवान के आगे उल्हाना भरे आंसू चढ़ाए कि ऐसी सुघड़ कन्या उन्हें क्यों न दी। वो जब भी स्कूटर पर निकलती तो औरतें, बूढ़े, मर्द, जवान सब मुंह फाड़ कर देखते, मानो कोई किसी अजूबे को देख रहे हों। पूरे 2 साल बड़े अच्छे गुजरे। घर में कोई परेशानी कलह नहीं थी।
एक दिन जब ऑफिस से लौटकर उमा ने अम्मा के आगे रसोई में खुद खड़े होकर अपने ब्याह की चर्चा चलाई तो जैसे कई कई नाग फन काढ़ कर खड़े हो गए चारों तरफ। उस दिन सारे घर पर बदली छाई रही। रात किसी ने खाना नहीं खाया। सारे घर में सुगबुगाहट सुलगती रही कि उमा ब्याह करना चाहती है, वो भी अपने मनपसंद हीरो से जो दूसरी जाति का है। उमा के ब्याह की बात घर में दोबारा शुरू होते ही जैसे हंगामा सा खड़ा हो गया। जो चर्चा पहले सुखद लगती थी वही अब दुखद लगने लगी। रात भर के बाद चर्चा सुबह पिटारी में धर दी गई, ये टीप लगाकर कि बेकार के विषय जिनका अब इस घर से कोई संबंध नहीं है, उन मुद्दों को बार बार उठाने से कोई लाभ नहीं है। सुबह घर का वातावरण फिर पहले जैसा सामान्य हो गया। उमा भी समझ गई थी कि घर वाले उसकी बात को मान्यता नहीं देंगे। जाने कैसे इस विषय की भनक सारे मोहल्ले में लोगों को लग गई थी और लोग दबी जबान से विचार करने लगे थे। उमा यदि शाम को देर से घर लौटती तो घर पर कोई प्रश्न नहीं पूछता, पर शंका से सब उसके शांत चेहरे पर कुछ अशांत भाव को ढूंढने लगते। उमा को देखकर कहीं से ये नहीं लगता कि वो भीतर से कहीं अशांत है। मोहल्ले वालों की नज़र भी बराबर उसके आने और जाने के समय पर लगी रहती। उस दिन तो जैसे घर में कोहराम सा मच गया जब उमा 11 बजे रात तक भी नहीं लौटी। घड़ी की सुई आगे और आगे बढ़ती गई, पर उमा का कहीं पता नहीं था। बाबूजी कई बार जूते पहनकर चौराहे तक देख आए। अम्मा तब तक रास्ता देख देख कर थक गईं तो चप्पल पैरों में डाल गली की आखिरी छोर तक डोल आईं चुपचाप, ताकि कोई देख न ले। देखते ही मोहल्ले के लोग पूछ परख शुरू कर देते हैं। रोज सुबह अम्मा शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाती थीं, पर दूसरे दिन नहीं गईं। बाबूजी 2 बार उमा के दफ्तर चक्कर काट आए। उमा के दफ्तर से पता चला कि उसने 1 महीने की लंबी छुट्टी ले रखी है। सुनकर बाबूजी हक्के बक्के रह गए। उनका चेहरा उतर गया। दफ्तर वाले भी दंग थे कि बेटी की लंबी छुट्टी की खबर बाप को कैसे नहीं थी, जबकि दरख्वास्त में उमा ने बाप की बीमारी का ही उल्लेख किया है। बाबूजी किसी तरह हाँ होकर खुलती बात को ढकते हुए लौट आए। उनके लौटते ही अम्मा को चक्कर आ गया। उनका ब्लड प्रेशर एकदम लो हो गया था। डॉक्टर चाचा के लिए तो जैसे घर में ही अस्पताल खुल गया था। अम्मा को संभालें या बाबूजी को, घर एकदम मनहूस सा लगने लगा था। खाना पकता था, कभी खिचड़ी तो कभी दलिया, वो भी डॉक्टर चाचा की डांट पर खाया जाता। 1 दिन 2 दिन और फिर पूरा सप्ताह ही बीत गया। आखिर कितने दिन और बात दब कर रह सकती थी। लोग दबी जबान से बात को उधेड़ने लगे थे। कोई ना कोई व्यक्ति बाहर दिखता तो पूछ बैठता, उमा दिखती नहीं, क्या बात है, बीमार है क्या? जाने कितने प्रश्न रोजाना घुमा फिरा के पूछे जाते। पहले तो धड़ल्ले से उसके स्कूटर को लोग आते जाते देखते थे, अब क्या हुआ? ठीक 8वें दिन उमा का टेलीग्राम दिल्ली से आया कि उसने आर्य समाज के मंदिर में दिनेश से ब्याह कर लिया है। टेलीग्राम की सूचना ने जैसे घर पर बिजली गिरा दी थी। सब भौंचक्के, मुर्दनी सी छा गई। उमा ऐसा करेगी किसी ने भी नहीं सोचा था। बात धीरे धीरे बंद दरवाजे से निकलकर हवा के साथ बाहर मोहल्ले में फैल गई। जब पहली बार मनो की सास ने आकर पूछा तो सबने सोचा मेहरी ने बताई होगी, पर आखिर कब तक बात ढकी मुद्दी रहती। आखिर एक दिन तो सबको पता लगनी ही थी। और उस दिन तो हद हो गई जब उमा ठीक संध्या के छुटपुटे में लाल बनारसी साड़ी बांधे, गहने पहने, सिंदूर महावर लगे पैरों से जब टैक्सी से पति के साथ उतरी तो उमा की दिलेरी ने सबको पत्थर बना दिया। छोटी रितु ने जब दौड़कर भीतर अम्मा को समाचार दिया तो झट से बाबूजी की सलाह पर बाहर का दरवाजा बंद कर दिया गया। उमा सड़क पर हक्की बक्की खड़ी रह गई। पड़ोस की वर्मा चाची ने उमा को और दिनेश को अपने घर बैठाकर 1 गिलास पानी पिला दिया था, पर जैसे उन्होंने इतना करके दुश्मनी मोल ले ली थी। फिर कभी अम्मा बाबूजी ने उनसे बात नहीं की। उमा पति के साथ जैसे आई थी वैसे ही लौट गई। वो समझ गई कि यह दरवाज़ा उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया था। सारा मोहल्ला अपने अपने दरवाजे के सामने खड़ा तमाशा देख रहा था। उमा रोते हुए लौट गई थी। अब उसकी गिनती कुलच्छनी की हो गई थी। चील चाहे मीलों चक्कर लगाकर अपना दायरा बढ़ा ले, पर वो उसी दायरे से वापस अपने बिंदु पर भी पहुंचती है जहां से उसने चलना शुरू किया था। उमा भी उसी मोह में बंधी घर लौटी थी। मनुष्य की मानसिक और सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि वो सामने वाले को कभी माफ नहीं करता।
खुद तो रोज मंदिर और मस्जिद में जाकर रोता गिड़गिड़ाता है, माफी मांगता है, पर खुद दूसरे को क्षमा करने की क्षमता नहीं रखता। मनुष्य की याद रखने की मनोवृत्ति, और वो भी दूसरों की गलतियों को याद रखने की मनोवृत्ति, बड़ी गजब की है। वो सामने वाले के गुण तो कभी याद नहीं रखता, पर उसके अवगुणों का लेखा जोखा हनुमान चालीसा की तरह याद रखता है। क्षमा करने की योग्यता उसमें नहीं है भी तो वो इस योग्यता को पनपने नहीं देना चाहता। बस इसी स्वभाव के कारण उमा का अपराध कभी क्षमा योग्य नहीं माना गया। उमा को पहले घर से, फिर रिश्ते से, फिर दिमाग से, यादों से निकाल दिया गया था। कोई भूले से भी उमा का नाम नहीं लेता था। बाबूजी ने जीते जी तो कभी उमा को क्षमा नहीं किया, पर जैसे मर के उसके लिए जगह खाली कर दी थी। शाम को जब उमा उसके पास बैठी थी तो अचानक बोली, दीदी तुम सोचती हो कि मैं इस घर से चली गई थी? नहीं, मैं तो इन्हीं किवाड़ों से लगकर बरसों खड़ी रही कि शायद कोई द्वार खोल देगा। ठंड, बरसात और गर्मी, यानी हर मौसम में मैं यहीं बाहर खुले में खड़ी रही। उसने चौंक कर उमा को देखा और सोचने लगी, उमा को दी सजा क्या किसी आजन्म कैद से कम थी? अभी आप सुन रहे थे मेहरुन्निसा परवेज जी की लिखी हुई कहानी सजा। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं उच्च कोटि का हिंदी साहित्य आपके लिए प्रस्तुत करती हूँ, और साथ में एक उम्मीद, एक आशा भी रखती हूँ कि आप मेरे चैनल के कंटेंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे, साथ ही जन जन तक पहुँचाने में मेरी सहायता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।